नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हम बोलेंगे इओसिनोफिलिया, यानी एलर्जी का बेसिकली एक रिकॉग्निशन। अब होता क्या है कि जब आप पेशेंट्स हमारे पास आते हैं किसी भी कंप्लेंट की वजह से और हमने प्लेन बेसिक सीबीसी आपको कराया और वहाँ पे इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट को इओसिनोफिलिया हो रखा है, या फिर पेशेंट का जो बॉडी का रिस्पॉन्स है दैट इज एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी इओसिनोफिलिया के बारे में, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कैसी रहती हैं, कितने तरह का हो सकता है इओसिनोफिलिया, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और इससे जुड़े जो क्या हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि इओसिनोफिल्स हमारे कम रहें, एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में कम रहें, और कौन सी मेडिसिन हैं जो कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देती हैं इओसिनोफिलिया के केसेस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और जनहित में लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं इओसिनोफिल्स क्या होते हैं और इओसिनोफिलिया क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली WBCs उसका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स। अब ये वाइट ब्लड सेल्स कई तरह के होते हैं, उनमें से एक पार्ट जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। तो WBC का काम है इम्यून सिस्टम को बेसिकली एक्टिवेट रखना और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करना। अब जो इओसिनोफिल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड अलग सेल्स हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है एलर्जिक रिएक्शंस जब हमारी बॉडी में होते हैं, किसी पर्टिकुलर एलर्जन की वजह से हमारी बॉडी में जब रिस्पॉन्सेज आते हैं तो ये इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कोई पैरासिटिक रिएक्शन होता है या पैरासाइट्स आ जाते हैं या वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी जिसे हम कहते हैं कि हमारे पेट में कीड़े हैं, इस तरह की जो परेशानियां होती हैं उसमें इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमने एक टेस्ट कराया और उस कंडीशन के साथ में CBC टेस्ट के अंदर इओसिनोफिल्स बढ़े आए, उस मेडिकल कंडीशन का नाम है इओसिनोफिलिया। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं इओसिनोफिल्स की? भाई देखिए, जब आप CBC कराते हैं, CBC का मतलब हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट। जब हमने कंप्लीट ब्लड काउंट कराया वहाँ पर इओसिनोफिल्स की नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं 0 से 6% के बीच में। पर कभी किसी पेशेंट में जिसे इओसिनोफिलिया हो रहा होगा वहाँ पर 6% से ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में जब हम रिपोर्ट्स में देखते हैं तो अगला टेस्ट जो हम कराते हैं दैट इज़ AEC, यानी एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। अब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट 500 सेल्स पर क्यूबिक mm से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को इओसिनोफिलिया कन्फर्म्ड है। अब बेसिकली इओसिनोफिलिया कितने तरह का होता है? बेसिकली यहाँ पर AEC के हिसाब से देखा जाए तो इओसिनोफिलिया 3 अलग अलग वैरायटीज़ में होता है। नंबर 1 इज़ माइल्ड इओसिनोफिलिया, यानी जब जो सेल्स हैं वो 500 to 1500 के बीच में रहते हैं, मॉडरेट जब 1500 to 5000 के बीच में रहते हैं, और सीवियर जहाँ पर 5000 एंड अबव रहते हैं। तो इन कंडीशंस को ये बेसिकली 3 अलग अलग वैरायटीज़ डिनोट करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इओसिनोफिल्स क्यों बढ़ते हैं या इओसिनोफिलिया क्यों होता है? अब देखिए, आपको अगर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या आपकी बॉडी ओवर सेंसिटिव है, ओवर रिएक्टिव है, इम्यून सिस्टम आपका हाइपर रिएक्टिव है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी रिएक्शंस आपकी बॉडी देती हैं, तो उस एलर्जिक कंडीशंस के अंदर इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। पैरासाइट्स जब वो आपके पेट में कीड़े होंगे या किसी और तरह का वॉर्म इन्फेस्टेशन होगा तो आपकी बॉडी में इओसिनोफिल्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, फॉर एग्जाम्पल सोरियासिस है, तो वहाँ पर इओसिनोफिल बड़ा मिलेगा। इसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा में भी अक्सर इओसिनोफिल्स बढ़े हुए मिल जाते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर सपोज करिए कि आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स पुअर है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या आप इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी कई बार इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज किसी का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो वहाँ पर हमें इओसिनोफिल्स थोड़े से ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है? तो ये कंडीशंस होती हैं बेसिकली। अब अगर इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं तो अपने आप इओसिनोफिलिया अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है, जैसे कि इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस हो सकती है, इओसिनोफिलिक कोलाइटिस हो सकती है। तो इस तरह के भी जो कारण होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इओसिनोफिल्स बढ़ने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इओसिनोफिलिया के क्या कारण है। अब सवाल ये उठता है क्या सिम्टम है, कैसे पता चलेगा कि हमें इओसिनोफिलिया है? अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि इओसिनोफिलिया बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन है। तो हमारी बॉडी में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो जो सिम्टम्स उनकी बॉडी शो करती है वो क्या है? आपके पूरे शरीर में खुजली होने लग जाएगी, कोई कारण नहीं है, सिर्फ खुजली हो रही है। सडनली एकदम से
छोटे 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 दाने उभरने लग गए, या फिर बड़े से दाने हो जाते हैं, बड़े से फफोले से पड़ जाते हैं, उसको हम पित्ती उछलना कहते हैं, अर्टिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा किसी को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, आँखों से पानी बहुत ज़्यादा आता है, नाक से पानी बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेशन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, सूखी खांसी हो सकती है सडनली एकदम से, मतलब जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो और बहुत सडन हो, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को बहुत ज़बरदस्त डायरिया भी हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त पेट दर्द भी हो सकता है। तो अगर कोई भी सडन रिएक्शन हो रहा है जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ किसी एलर्जन की वजह से हो सकता है, तो वहाँ पे वो जो सिम्टम्स हैं, दैट दीज आर एलर्जिक सिम्टम्स, एंड यही सिम्टम्स जो हम देखेंगे तो ये इयोसिनोफिलिया के ही सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके अलावा लॉन्ग रन में तो एक्यूट डिजीज़ की बात हो गई। अब अगर क्रॉनिक की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में अगर किसी पेशेंट को हम सब टेस्ट करा चुके हैं, वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन खांसी खत्म नहीं हो रही है या डायरिया बंद नहीं हो रहा है, ऑफ एंड ऑन हो जाता है, दवाइयों से कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस है, सुबह सुबह उठकर छींके की बहुत ज़बरदस्त परेशानी है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये हमें इयोसिनोफिलिया में भी दिखाई देंगे। तो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस जब किसी की बॉडी में होते हैं तो वहाँ पर इयोसिनोफिलिया होता ही होता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ मेडिकल कंडीशन। अब सवाल ये उठता है और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हैं सबकी, अगर आप अगर एलर्जिक हैं तो और किस तरह से चेक करेंगे एलर्जी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोगों को नहीं पता और बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं बताते। देखिए, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पेशेंट आता है, हमें लग रहा है एलर्जिक है, हमने सीबीसी कराया, देखा इयोसिनोफिल बढ़ा है, हमने एईसी कराया, देखा एईसी यानी एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट बढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट है, तो फिर हम अगला टेस्ट कराएंगे टोटल IgE यानी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन E। अब अगर टोटल IgE बढ़ा हुआ है दैट मीन्स पेशेंट इज एलर्जिक, और जो उसकी वैल्यू आती है वो बताती है कि पेशेंट कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर किसी पेशेंट का टोटल IgE सपोज करिए होना चाहिए 160 और 160 से 10 टाइम्स है यानी 1600 एंड अबव है, तो इसका मतलब पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव। हर दवा नहीं सूट करेगी, हर खाने की चीज़ नहीं सूट करेगी, हर पहनने का कपड़ा नहीं सूट करेगा, ठीक। अब उसके बाद हम क्या टेस्ट कराएंगे, फिर हम टेस्ट कराते हैं कंप्लीट एलर्जी, जिसमें हम चेक करते हैं किस चीज़ से एलर्जी है। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि हमें एलर्जिक पेशेंट्स के अंदर इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से चलना पड़ता है। तो ये तो बातें हुई इयोसिनोफिलिया और एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भाई क्या करें इयोसिनोफिल्स डाउन रहें। देखिए, आपकी बॉडी ने ओवर सेंसिटिव रिएक्शन शो करा, इसी वजह से इयोसिनोफिल काउंट आपका बढ़ गया। तो वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन से बचने का तरीका क्या है? नंबर 1 प्रायोरिटी इज सही समय पर सही डायग्नोसिस के लिए सही इन्वेस्टिगेशन। एज पर द इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, अगर वो ज़रूरी है पता करना और पता चल जाए तो उसे कम्प्लीटली अवॉइड करना। अगर हमें बाई चांस नहीं पता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है तो हमें क्या करना है? धूल मिट्टी से अगर किसी को एलर्जी है तो देखिए आप हिंदुस्तानी हैं, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप खुद को शीशों के कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। तो धूल मिट्टी से 70% इंडियंस को आज की समय में परेशानी हो रही है, तो उसको अवॉइड करिए। उसके अलावा दूसरे क्या कारण हो सकते हैं? खाने की चीज़ें। सपोज़ जो आप सब्जियां लेकर आ रहे हैं, ध्यान रखिए कहीं वो इंजेक्शन लगी हुई तो नहीं है, कहीं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो उसके अंदर नहीं पड़ा है। तो ऐसे में चेक करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं। बेस्ट तरीका है जो भी सब्जियाँ लाएँ कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें, उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, जो दूध आप पीते हैं, अगर वो बफलो मिल्क है या वो काओ मिल्क है, तो ध्यान रखिए कि जो डेयरी से आप लेके आ रहे हैं कहीं वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको किसी भी तरह से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन तो नहीं लग रहा, बिकॉज अगर ऑक्सीटोसिन लग रहा है तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा देखिए एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो भाई जो पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इनफैक्ट जो आटा भी आता है मार्केट के अंदर, जो पैकेज्ड आटा आता है उसे अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि आप होल ग्रेन मील्स लें। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। फ्रूट्स ज़रूर लीजिए, फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जूसेस ज़रूर लीजिए। अगर तो आप इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तभी आपकी एलर्जी कम हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को परेशानी क्या है। इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग और बहुत ज़रूरी होता है इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फोकस करते हुए ही परहेज़ बताना पड़ता है, ठीक। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। भाई देखिए, लोग पूछते हैं ट्रीटमेंट कैसे होता है इयोसिनोफिलिया का। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई कोई एक दवा बता दो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी के रिएक्शन के हिसाब से ही दवा सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया है कि भाई ऐसी 1 2 3 4 कोई मेडिसिन है, भाई ऐसा ले लो, ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो, इट इज़ बेस्ट सूटेड, ऐसा कुछ नहीं है।
सूटेड मेडिसिन कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये समझिए ट्रीटमेंट का तरीका इयोसिनोफिलिया में, एलर्जी में हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक ही होना चाहिए। आपके सिम्टम के हिसाब से ही हम आपको दवा देंगे, तभी आपके बॉडी की ओवर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी कंट्रोल में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आप हमेशा इस तरह की दवाइयाँ लेकर अपनी सेंसिटिविटी को सप्रेस करेंगे और जब दोबारा से निकल कर आएगी सेंसिटिविटी, इट विल बी मच हायर इन एक्शन। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट्स को समझिए। अगर आप इस तरह इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। अब सपोज कोई चाहता है कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन बता दीजिए जो इमरजेंसी में काम आए, तो देखिए देयर आर 3 बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज जो कि इयोसिनोफिलिया में 100% इम्प्रूवमेंट देती हैं, पर ओनली फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, कि जब इमरजेंसी हो और पेशेंट को परेशानी हो तो ये 3 दवाइयाँ घर पे अगर होंगी तो आपको आराम आ सकता है। कौन कौन सी मेडिसिन हैं? नंबर 1 इज हिस्टामिनम। देखिए हिस्टामिनम एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है, यानी एंटी एलर्जिक। होम्योपैथिक में हिस्टामिन से बनी हुई अलग दवा है, एंटी हिस्टामिनिक है। इसका एक्शन बहुत रैपिड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर में या बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेनी चाहिए। आप हिस्टामिनम लेना चाहते हैं तो आप हिस्टामिनम 30 में इस्तेमाल करिए और इमरजेंसी में 15-15 मिनट पर इसे रिपीट कर लीजिए, और जब आप कोई एलर्जी कंट्रोल में आ जाए तो इसे बंद कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका। देखिए जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, हिस्टामिनम में कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। इफ इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन आप इसको एंटी एलर्जिक की तरह इस्तेमाल करिए, पर एपिस मेलिफिका में क्या है, जैसी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, अर्टिकेरिया होने लग गया, पित्ती उछलने लग गई, खुजली होने लग गई, चेहरा सूज गया, पैर सूज गए, हाथ सूज गए, सीने के ऊपर हल्के हल्के मोटे मोटे चकत्ते पड़ने लग गए, तो ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका। फॉर एग्जाम्पल हनी बी बाइट, अगर किसी कोई कीड़े ने आपको काट लिया या हनी बी ने आपको काट लिया और ऐसी कंडीशन में सडन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, फॉरन एपिस मेलिफिका शुरू करिए, आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इमरजेंसी में यूज करनी है एपिस मेलिफिका 30, 15-15 मिनट पर रिपीट करिए, कंट्रोल हो जाए बंद कर दीजिए। अनदर मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। सबको पता है आर्सेनिक एल्बम इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एंटी एलर्जिक रिएक्शंस, है ना, एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए बेसिकली। तो यहाँ पर आर्सेनिक कैसे यूज़ करनी है? कोई भी बॉडी का रिस्पॉन्स ऐसा हो जहाँ पर एलर्जी की वजह से पेशेंट लेथार्जी में चला गया है, शरीर में ताकत नहीं है, दम नहीं है, पड़े रहने का मन कर रहा है, मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हैं, पर फिजिकली शरीर की बिल्कुल हालत नहीं है उठ पाने की, ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। लेकिन आर्सेनिक एल्बम को यूज़ करने का तरीका जो है वो एपिस की तरह और स्टैमिनम की तरह नहीं है। आप आर्सेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप आर्सेनिक प्रिवेंटिव की तरह आर्सेनिक 30 सुबह शाम के हिसाब से लगभग 1 हफ्ते लेकर बंद कर दीजिए। उसके बाद अपने डॉक्टर से बात करिए, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन वो कहते हैं आपके केस के हिसाब से है, वो मेडिसिन यूज़ करिए। कोई भी दवा ऐसी मत लीजिए जो कि आपकी बॉडी में एलर्जी को सप्रेस करे। हमें एलर्जी सप्रेस नहीं करनी है, हमें एलर्जी में हमारी बॉडी के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन की तरह कन्वर्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एलर्जी को सप्रेस कर देंगे, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को सप्रेस कर देंगे, तो आप अपने इम्यून रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं सप्रेस करेंगे, जो कि आगे चल के आपको परेशान कर सकता है, जैसा कि हमने कोविड में देखा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी है। अगर आपको मेरी बात से संतुष्ट हैं तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप दीजिएगा, वीडियो को जनहित में शेयर करिएगा और मेरी बात को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।